धन्यवाद सभापति महोदय। मांग संख्या 39 और 40 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो कल हमारे वरिष्ठ सदस्य कालीचंद जी सराफ एक मांग उठाई कि हॉस्पिटल और जो ट्रॉमा सेंटर के बीच में अंडरपास बनाया जाए। उसी तर्ज पर मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि विधायक आवास और विधानसभा है उसके बीच में अंडरपास या कोई एलिवेटेड स्वचालित सीढ़ी बनाए, ताकि हमारे माननीय सदस्यों को आते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इससे निकलता है। तो सब लोगों की भावना है, पर किसी ने व्यक्त की नहीं, तो मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी से अब कहूँगा कि एक थोड़ा सा अगर ये हो जाए तो अच्छा रहे। बजट पेश किया, पर थोड़ी सी शहरों के लोगों में बड़ी निराशा है कि पिछली बार गहलोत सरकार के समय हर बजट में नगर पालिका के आबादी के अनुसार 5, 7, 10 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिए जाते थे, जिससे शहर की सड़कों में सुधार हो चुके। पर इस बार भी पिछली बार की तरह कोई भी अलग से बजट सड़कों के लिए किसी भी नगर पालिका परिषद निगम के लिए नहीं दिया गया है कि एक मुश्त बजट हो जिससे वहाँ का हो, और बहुत बड़ी ये निराशा है। तो मेरी सरकार से मांग है कि हर नगर पालिका का आबादी के हिसाब से अलग से जो बजट देने का प्रावधान था उसको जारी रखा जाए, ताकि सड़कें सुधरे। क्योंकि किस तरह से आप जानते हैं कि सड़कें सीवरेज में और में टूट रही हैं, और वैसे तो नगर पालिका को सड़कों का पैसा देना ही नहीं चाहिए मेरी मान। क्यों सड़कें इतनी घटिया नगर पालिकाएं बनाती हैं, जेएन एएन इनके करते क्या हैं समझ में आया नहीं। न तो किसी को ब्लैक लिस्ट करते हैं, एक साल सड़क चलती नहीं और पूरा पैसा बर्बाद होता है। सड़कें बनानी हो तो नगर पालिका मॉनिटर करे, पीडब्ल्यूडी और कोई एजेंसी बनाए, ताकि गुणवत्ता की सड़कें बने, थोड़ी चले 5-10 साल। वरना नगर पालिका में क्या हो गया, सारे पार्षद हो गए ठेकेदार, पूरा मिलीभगत का काम हो गया। ऐसी सड़कें बनती हैं, सीमेंट की बनाओ तो वो सीमेंट कौन सी कंपनी की लगती है, क्या लगती है समझ में नहीं आया, थोड़े बहुत में कंकड़ निकल जाते हैं। और डामर की बनाओ तो काली तो एकदम दिखती है, बढ़ती है, पर उसके बाद में वो उगड़ती है तो यूं उगड़ती है कि भाई हाथ से बिखेर लो। और एक नगर पालिका की बात नहीं है, नगर पालिका में सब जगह ये हो गया, पार्षद बनता है मैं विकास करूंगा और शुरू हो जाता है वो ठेकेदारी करने का, 60-गांठ हाथ ठेकेदार से कर लेता है। इसलिए कॉन्सेप्ट बंद करके पीडब्ल्यूडी या इस तरह के एजेंसियों से बनवाएं, ताकि सड़कें ढंग से बने, बढ़िया बने और चले। इसलिए बहुत जरूरी है। तीसरी बात कि नगर पालिकाओं में स्टाफ की बहुत कमी होगी। एक तो नगर पालिकाएं डबल हो गई, जिस तरह से नई नगर पालिकाएं क्रमोन्नत पंचायतों को क्रमोन्नत किया गया, पर स्टाफ वहीं का वहीं पड़ा है। काम बढ़ गए, स्टाफ है नहीं, लोगों को बहुत भारी परेशानी है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती लगातार स्थगित होती जा रही है। एक बार हमारे राज्य में स्थगित होगी, 2 बार और स्थगित होगी। कब ये भर्ती होगी? कर्मचारी दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। ठेकों से काम जो सफाई का करा रहे हैं, सबसे ज्यादा शोषण किसी का हो रहा है तो उस कर्मचारी का हो रहा है। और वो 99% ये मान के चलो 100% ही वाल्मीकि समाज के हैं, जो काम करते हैं, काम उनसे पूरा कराते हैं और पैसा उनको नाम मात्र का वो ठेकेदार देते हैं। इसलिए इस भर्ती को तुरंत करें, और भर्ती में सरकार को किसी तरह से नियम में संशोधन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर कोशिश यही करें कि 100% भर्ती वाल्मीकि समाज में आए। कोई भी अड़चन आ रही है, कोई नियमों में अड़चन आ रही है, तो नियम अड़चनों को दूर करें। नियम बनाना पड़े, नियम बनाना पड़े, कोई विधेयक लाना तो विधेयक लाए, पर कोशिश ये करे कि वाल्मीकि समाज का अगर व्यक्ति उपलब्ध है तो पहली प्राथमिकता उसको दे, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। दूसरे लोगों का लगाते हैं, पिछली बार भर्ती में लगे हुए हैं कुछ कर्मचारी,
एक भी कर्मचारी सफाई का काम नहीं करता, या तो वो ड्राइविंग करता है, या नगर पालिका में बैठ के बाबूगरी करता है, या किसी अफसर के वहां घर पे काम करता है, या और कोई काम करता है, पर नाले में उतरकर सफाई कोई नहीं करता, सड़कों पे जाके सफाई एक भी व्यक्ति नहीं करता। तो जब वो काम करते ही नहीं तो अपन क्यों उनको लगाए? कोशिश करें कि जहां उपलब्ध है इस भर्ती में उन्हीं को लगाएं और जल्दी से जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करें, वरना आने वाले समय में धीरे धीरे ये समस्या सफाई की और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक जो समस्या जो शुरू होगी शहरों की, कि जो छोटे शहर हैं उनका नियोजित विकास बिल्कुल नहीं हो रहा। पुराने जो शहर बसे हुए वहीं पुराने मकान टूट रहे हैं और उनकी जगह कॉम्प्लेक्सेस बने जा रहे हैं बिना नियमों के, बिना कोई पालना किए, पूरे धड़ल्ले से कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। और उन कॉम्प्लेक्सों में सबसे बड़ी समस्या तो पहले आती है, पार्किंग का कोई प्रावधान नहीं करते। दूसरा, सेटबैक उसमें छोड़ते नहीं। सड़कें आप जानते हो पुराने शहरों की कैसे होती है, हर शहर की सड़क पुरानी सड़कों के। मैं मेरी नगर परिषद सुजानगढ़ की बात नहीं कर रहा, पूरे नगर पालिका कर रहा है, सुजानगढ़ के नगर परिषद का भी यही हाल है। धड़ल्ले से कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं और उन सड़कों पे बन रहे हैं जो 20 फुट 30 फुट चौड़ी सड़कें मुश्किल से है और बिना कोई सेटबैक छोटी बन रही। हालत ये हो गए, वाहन वहां से कोई निकल नहीं सकता, पार्किंग उन कॉम्प्लेक्सों की पूरी सड़क पे रहती है, कोई गुजर वहां नहीं सकता। पूरा अवैध निर्माण इसलिए है कि उनकी परमिशन लेते हैं आवासीय की, आवासीय के नाम पे वो कॉम्प्लेक्स खड़े होते हैं और उसके बाद में वो बिक जाते हैं, दुकानें बिक जाती हैं, बेचने वाला अपना पल्ला झाड़ लेता है और उसके बाद में उसका कोई दौड़ नहीं है। कुछ की शिकायत भी होती है, शिकायत करो तो एक बार उनको सीज भी कर देते हैं, डीएलबी से वो सील खुलवा देते हैं कि सशर्त सील खोली जाती है। जो शर्तें हैं वो शर्तें कभी पूरी होती नहीं, वो सील भी खुल जाती है, कोई शर्तों को पालना भी नहीं करता, कोई नहीं देखता। उसके बाद में वहां के प्रशासन से शिकायत करो, डीएलबी के आदेश है, उन्होंने कहा है खोल दो। अरे उन्होंने तो सशर्त खोलने की परमिशन दी है, डीएलबी उसके बाद में उनकी तरफ देखती नहीं है और वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं और धड़ल्ले से दुकानें चल रही। मजे की बात देखो कि मंदिरों की जमीनों में भी धर्मशाला मकान आवासीय परमिशन लेके बन गए और वो दुकानें 200 300 दुकानें बन गई वहां और वो बिकने जा रही हैं। अब कोई पूछने वाला नहीं है, एक बार रुकी वापस शुरू हो। और मंदिरों को तो छोड़ दो, आवासीय कोई कहता है कि आवासीय बन रही है, धर्मशाला बन रही है और थोड़े दिन बाद में पता चलेगा कि सबके शटर लग जाएंगे और सारी की सारी दुकानें बन जाएंगी। देखने में पता चलता है कि वो कॉम्प्लेक्स है, वे दुकानें, मकान और दुकान और कॉम्प्लेक्स देखने में पता चलता है कि क्या बन रहा है, पर फिर भी सब आंख मूंदते हैं, प्रशासन आंख मूंदता है। शिकायत करो तो उस समय तो कहते थे आवासीय बन रहा है और बन जाता है, तब कहते थे तो बन गए, अब क्या करें, करो क्या, उसको तोड़ो और क्या करो, पहले सील करो और उसके बाद में उस पर कार्रवाई करो। तो उस समय आ जाता है किसी की रोजी का सवाल कि किसी ने दुकान में पैसे देके खरीद लिया उसका, तो पहले अनुमति क्यों देते हो जब इस तरह की आपकी व्यवस्था आती है। शहरों में प्रधानमंत्री आवास का एक अभियान चल रहा है, गांव में तो ये सफल हो रहा है पर शहर में नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिसको भी प्रधानमंत्री आवास की जरूरत पड़ती है, गरीबों की और की समस्या आती है पट्टे की, क्योंकि वो लोग बसे हुए हैं बाहर के एरिया में और में, उनको पट्टा मिल नहीं पाता, उन गरीबों को उस प्रधानमंत्री आवास का हक नहीं मिलता। और इसका कारण है कि कुछ ऐसी कॉलोनियां कट जाती हैं, उसके बाद में उनका पट्टा बनता नहीं। बात मैं कॉम्प्लेक्सों की कर रहा था, तो कॉम्प्लेक्सों में तो कोई कार्रवाई नहीं करता, पर कोई काश्तकार के खेत में, कोई ढाणी में कोई मकान और बनाता है
शहर के पास में, तो उसमें जरूर कार्रवाई कर देते हैं। क्या आप मकान बना रहे हो बिना उसको कन्वर्जन कराए? अरे वो खेत वाला काहे का कन्वर्जन कराएगा, काहे का कराएगा? शहर के पास में खेत है, आबादी घर में बढ़ रही है, लोगों की बढ़ रही है, 1 के 4 के अब 16 हो गए, वो अपने मकान बना रहे, पर उन पे जरूर कार्रवाई कर देते हैं, उनको तोड़ने पड़ जाते हैं। पर इन कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सों को तोड़ने के लिए कोई नहीं पहुंचता। बहुत बड़ी ये दुविधा है। एक बात अभी कल ही मैंने स्थगन के माध्यम से मुद्दा उठाया कि ढाणियों में जो 8-10 किलोमीटर का एरिया है, एक भी बसावट नहीं है, अलग अलग ढाणियों में लोग रहे, नया गांव बनाया, उसको तो आप नगर पालिका विधानसभा में शामिल कर रहे हो। पर जिसकी हम मांग कर रहे हैं, भाखड़ा कॉलोनी, पूरी कॉलोनी शहर में है, सुजानगढ़ शहर में, उसको आप नगर परिषद में शामिल नहीं कर रहे हो। जमालपुरा पूरा शहर में बसा हुआ है, शामिल नहीं कर रहे हो। खानपुर पूरा शहर में बसा हुआ है, शामिल नहीं करो। DYSP और उसके आसपास की कॉलोनियां है, गोपाल शर्मा, वो पूरा शहर में बस का भाग है, पर उसको आप शामिल नहीं कर रहे हो। उन क्षेत्रों को आप नगर परिषद क्षेत्र के में शामिल करो, ताकि लोगों की मार है, लोगों का लाभ भी मिले। धन्यवाद सभा। आदरणीय विद्वान सभापति महोदय, धन्यवाद। मुझे ऐसे शानदार